नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात के बारे में। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, यानी कि जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का पार्ट बी के अंतर्गत हमारी चल रही है फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जल एवं आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं चक्रवात अर्थात साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन होता क्या है, चक्रवात होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम, जो वायुमंडलीय आपदाएं होती हैं, वायुमंडलीय आपदाएं में सबसे अधिक घातक चक्रवात को ही माना जाता है। ठीक है, और ये निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब केंद्र में निम्न दाब वाला क्षेत्र है, उसी के आसपास देखिए हमको जो है मतलब एक प्रकार से समुद्र का जो घेरा बनता हुआ नजर आता है। चारों तरफ से बढ़ते वायुदाब की रेखा यहाँ पाई जाती है, और इसमें अंदर से बाहर की तरफ अगर जाएं तो वायुदाब बढ़ते जाता है। ठीक है, वायुदाब क्रमशः यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है, और परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से पवन का संचार यहाँ होता है, वायु का संचार होता है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिण दिशा की अगर बात करें तो अनुकूल होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है। और इनका आकार की अगर बात करें हम यहाँ, ठीक है, तो हमने देखे बहुत अधिक घातक होते हैं जो चक्रवात होते हैं। निम्न दाब वायुदाब का केंद्र होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप, बाहर की तरफ अगर जाएं तो वायुदाब बढ़ता हुआ नजर आता है आपको। ठीक है, और चारों तरफ से देखिए ऊपर की तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, दक्षिण में अगर देखें तो क्लॉकवाइज जो है हमको देखने को मिलता है। और इनका जो आकार है वो हमको अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे इनका आकार गोलाकार भी हो सकता है, इनका आकार अंडाकार भी हो सकता है, और बी अक्षर का जो है मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसके आकार का भी ये हो सकता है। चक्रवातों को मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर ये पहुंचते हैं वहाँ वर्षा, तापमान की मात्रा जो है अचानक वहाँ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम चक्रवात के संबंध में देख सकते हैं। कुछ इनके प्रकार भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे चक्रवातों के प्रकार अगर देखें तो हमको चक्रवातों के प्रकार दो देखने को मिलते हैं, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दो देखने को मिले, यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं एक ग्लोब आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे ये ग्लोब है, और ग्लोब में सेंटर पॉइंट पे आपको क्या दिखती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, और नीचे साइड अगर देखें तो आपको मकर रेखा दिखती है, ऊपर साइड आपको 23.5 डिग्री कर्क रेखा दिखती है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो थोड़ा थोड़ा एरिया है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हमारा भारत जो है किस एरिया में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से दूर होते हैं, यानी कि मध्य और उच्च अक्षांशों में ये विकसित होते हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में जिन क्षेत्रों से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी जो अवस्थाएं होती है उसमें अचानक परिवर्तन कर देते हैं, और इन क्षेत्रों में जो चक्रवात है हम देखें तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये भ्रमण करते हैं। इसके अलावा गर्मियों में जो होती है इनकी औसत गति होती है 32 घंटे जो होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, और सर्दियों में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये होती है इनकी गति। कभी कभी ये तूफानी रफ्तार से भी आगे बढ़ते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तर पूर्वी भाग के पास ही उत्पन्न होकर ये चक्रवात जो है पछुआ पवनों की जो हवा है उसकी दिशा में चलते हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के मध्यवर्ती भाग में भी ये पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर विलीन हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार अधिक होता है, मतलब इनका विस्तार जो है अधिक होता है किसकी तुलना में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में। इन चक्रवातों के आगमन से मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो है वर्षा और ये एक प्रकार से वर्षा लंबे समय तक लगातार यहाँ पे होते रहती है। साथ में अगर देखें तो इस प्रकार के चक्रवातों की संख्या जो है संख्या तथा प्रभावित जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत होते हैं, परंतु उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, मतलब जो जितना हमको उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में विनाश देखने को मिलता है उससे कम हमको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आपदाएं उत्पन्न नहीं होती एक प्रकार से। दूसरी चीज़ अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसके अंतर्गत भारत आता है, तो ये कर्क और मकर रेखा, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है कर्क और मकर रेखा के मध्य जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
और शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में भी समरूपता नहीं पाई जाती, मतलब इनका विकास हम अगर देखें तो गर्म सागरों में ये विकास होता है इनका। इनके केंद्र में बहुत कम वायु दाब होता है, जैसे कि हमने पीछे बात करें, और भूमध्य रेखा पर ये चक्रवात नहीं आते। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण क्या होता है, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति होना है। कोरियोलिस बल क्या होता है कि भाई जो पृथ्वी है वो पृथ्वी अपनी दिशा में भी घूम रही है, ठीक है, तो और वो एक प्रकार से सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पे कोरियोलिस बल हमको देखने को मिलता है। तो उसी की उपस्थिति के कारण जो भूमध्य रेखा है उस पर हमको जो मतलब एक प्रकार चक्रवात है उसकी अनुपस्थिति देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर कोरियोलिस बल जो है एक प्रकार से तथा पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की अवस्था चक्रीय हो जाती है और चक्रवातों के निर्माण में सहायक होती है। ये चक्रवात सागरों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं, परंतु स्थल पर पहुंचते एक प्रकार से उनकी तीव्रता कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो भ्रमण पथ है भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो सकता है, और फिर भी यह व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की दिशा में अग्रसर होते हैं। और अगर देखें तो फिर भी जो चक्रवात है उपोष्ण कटिबंधीय में प्रवेश होते हैं और उसके बाद समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी गति की अगर बात करूं मैं तो गति इनकी साधारण से लेकर काफ़ी प्रचंड होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। और हैरिकेन की अगर बात करें, हैरिकेन अलग अलग क्षेत्र में, जैसे उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में अगर देखें, ठीक है, कैरिबियन सागर तरफ, तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे देखी जा सकती है, इससे भी अधिक देखी जा सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक स्थान पर ये कई दिनों तक वर्षा करते हैं। सामान्यतः इन चक्रवातों की जो अवधि होती है, जीवन अवधि, वो होती है 5 से 7 दिनों की होती है। यही कारण है कि केवल तटीय भागों को ही ये प्रभावित कर पाते हैं। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को हम देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो भारत है, भारत कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा एवं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें स्थित है। इसके कारण यहाँ पे हमको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो पवन वेग है वो 30 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है। और इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, जो सागर है उष्ण कटिबंधीय सागर या गर्म सागरों में गर्मियों में उस समय होती है जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अब अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और अप्रैल से नवंबर तक इनकी जो एक प्रकार से अवधि मानी जा सकती है। सामान्य रूप से अगर देखें तो इनका 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, परंतु कभी कभी तीव्रता के कारण ये काफ़ी विनाश करते हुए नजर आते हैं। जैसे कांडला जो बंदरगाह है उसमें चक्रवात आता है, उड़ीसा के चक्रवात को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इसी के संदर्भ में उड़ीसा में आज जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको एक प्रकार से सुपर साइक्लोन का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसकी तीव्रता देखी गई थी, यानी कि केंद्र एवं परिधि का जो वायु दाब था वो 40 से 55 मिलीबार था, MB हम जिसे बोलते हैं, एवं पवन की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। इसके कारण उसको क्या बोला गया है, सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी गई है उड़ीसा के चक्रवात को। भारतीय मौसम विभाग की अगर बात करें, IMD की, तो इसके द्वारा चक्रवात की निगरानी एवं चेतावनी जो है उसको प्रदान की जाती है, जिसके लिए उपग्रह संचार प्रणाली एवं अत्याधुनिक रडार जो प्रणाली उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भारत में आपको 557 वेधशालाएं स्थापित देखी जा सकती है, जो क्या करती है, तटीय क्षेत्र के सरकारी जो कार्यालय है जिसमें 250 से भी अधिक है चक्रवात चेतावनी सेंटर वहाँ पर लगाए गए हैं जो कि उपग्रह से जुड़े हुए हैं। इसी के तहत अगर देखें यहाँ पे देखिए 1977 में चक्रवात से 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसी के हिसाब से अगर देखें तो निगरानी चेतावनी प्रणाली के विकास के पश्चात 2005 में जो भूकंप मतलब एक प्रकार से जो चक्रवात आया, यहाँ पे चक्रवात में हम देख सकते हैं 2005 में केवल 27 लोगों की मृत्यु हुई। तो निगरानी चेतावनी प्रणाली से काफ़ी हेल्प हुई यहाँ पे। चक्रवात से संबंधित भविष्यवाणी में वायु की गति, चक्रवात के आगे बढ़ने की गति, तूफानी तरंगे, ये सभी हम देख सकते हैं, इसमें सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल परिवर्तन के एक प्रकार से अनुसंधान पर भी बल दिया जाता है। और चक्रवातों के पूर्वानुमान हेतु भारत ने 3 प्रकार के उपाय किए हैं, जैसे कि रडार का प्रयोग किया है। तो रडार क्या है, 6 पूर्व दिशा में लगाए गए हैं, ठीक है, मतलब कुल 10 रडार लगाए गए हैं, 6 पूर्व दिशा में लगाए गए हैं। और तटीय भागों में जहाज़ों और समय समय पर चक्रवातों की वायु गति यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ में हम देखें तो वायुयानों के द्वारा जो रेडियो तरंगे हैं उनको भेजकर यहाँ पे चक्रवात का अनुमान लगाया जा सकता है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह के माध्यम से भी यहाँ पे चक्रवात का पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रयास है,
ठीक है, भारत के द्वारा जो किए गए हैं। और जो चक्रवात है उसको अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या बोला जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली अगर बात करूं मैं हैरिकेन की, तो हैरिकेन को जो है यूएसए और साथ में अगर देखें जो कैरिबियन सागर है, ठीक है देखिए यहाँ पे यूएसए और जो कैरिबियन सागर है वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, हैरिकेन बोला जाता है चक्रवात को। इसके बाद उत्तरी जो अमेरिका वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टॉर्नेडो देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टॉर्नेडो देखने को मिलेगा। टाइफून कहाँ बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है एक तो चीन में बोला जाता है, साथ में फिलीपींस में, ठीक है। और जापान में इसको क्या बोला जाता है, जापान में इसको टाइफू बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, जापान किस तरफ वाला एरिया है ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विली विली कहाँ बोला जाता है, विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और चक्रवात तो हमको पता है, चक्रवात बोला जाता है उत्तरी हिंद महासागर मतलब भारत में। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्यों में आने वाले जो प्रलयकारी तूफान, जैसे अगर देखें कैटरीना, ठीक है, फेमस हस्तियाँ रहती हैं उनके नाम पे इनका नाम रखा जाता है। मैंने चक्रवात के बारे में सारी डिटेल आपको पढ़ाया हूँ पीछे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। कैटरीना है, रीटा है, बिल्मा, ये सभी चक्रवात जो है हरिकेन से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्यों में आए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें चक्रवात, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके प्रभाव देख लेते हैं। तो प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए मुख्य रूप से जो है जान माल की हानि, जनधन की हानि काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर देखें तो हमको फसल एवं खाद्य जो आपूर्ति है उसकी समस्या देखने को मिलती है। परिवहन एवं संचार की समस्या देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की महामारियों का प्रकोप यहाँ देखने को मिलता है। नौ परिवहन के लिए आपदा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं जान माल की हानि। तो देखिए इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब चक्रवात आता है तो इस चक्रवातों का आकार छोटा होता है, ठीक है, परंतु जो दाब प्रवणता उसकी होती है, दाब प्रवणता तीव्र होने के कारण इसकी गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी जनधन की हानि होती है। कृषि भूमि में बालू की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो भूमि है वो कैसी हो जाती है, एक प्रकार से बंजर हो जाती है, मतलब फसल के लिए एक प्रकार से अनुपजाऊ होती है। समुद्र में चक्रवातों के पैदा होने से ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जिससे नाविकों को खतरा होता है, जान माल की हानि होती है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात क्या होता है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ चलता है, टकराते हैं, ठीक है। तो काफ़ी एक प्रकार से मूसलाधार वर्षा का कारण बनते हैं, बाढ़ का कारण बनते हैं, काफ़ी विनाशकारी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और प्रभाव की दृष्टि से चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होती है और द्वीपीय तथा समुद्र तटीय बस्तियों को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद अगर देखें हम तो फसल एवं खाद्य आपूर्ति की समस्या देखने को मिलती है यहाँ पे। तो काफ़ी भारी वर्षा होती है तो जो फसल लगी होती है, खड़ी फसल, वो बह जाती है, ठीक है। इसके बाद हम खाद्यान्नों की बात करें तो खाद्यान्नों की काफ़ी यहाँ पे हानि पहुँचती है। जैसे तटीय क्षेत्र में देखें तो केरल में हम देख सकते हैं केला की फसल है, नारियल और कुछ रोपण फसलें होती है वो भी इससे प्रभावित होती है। समुद्री जल स्थल पर आकर जो है मृदा में लवणता बढ़ा देता है, जिससे वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो फसल एवं खाद्य आपूर्ति की समस्या देखने को मिलती है। परिवहन एवं संचार की समस्या अगर देखें तो जो चक्रवात है, चक्रवाती तूफानों के कारण जो पेड़ है, पेड़ रोड पर गिर जाते हैं, सड़क पर गिर जाते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं, टेलीफोन के खंभे उखड़ जाते हैं। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे क्षतिग्रस्त अवस्था देखने को मिलती है। कमजोर पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सड़क परिवहन एवं संचार सारी व्यवस्था यहाँ पे बाधित हो जाती है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की महामारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, यानी कि बाढ़ की भांति अगर देखें, बाढ़ की तरह ही चक्रवात भी एक प्रकार से मनुष्य की स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। जैसे तेज हवाओं के साथ जो रोग है ना, रोग के जो कीटाणु होते हैं वो एक प्रकार से संचरित होते हैं, जिससे पेचिस, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं। यहाँ वहाँ अगर देखें तो जल का जमाव हो जाता है, जिससे जल के जमाव के कारण विभिन्न प्रकार के जीवाणु कीटाणु देखने को मिलते हैं उत्पन्न होते हुए, ठीक है। मानव, पशु, पक्षी, इमारतें जो कि एक प्रकार से चक्रवात के रास्ते में आते हैं, चक्रवात उसका सर्वनाश कर देता है। तो काफ़ी मात्रा में हम देखें मनुष्य, पशु, पक्षी सबकी मृत्यु यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नौ परिवहन के लिए ये आपदा बनकर सामने आते हैं। जैसे ये जो चक्रवात आते हैं, किनारों की अगर बात करें तो जो समुद्री जहाज होते हैं और साथ में बंदरगाह होते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी खतरा बनकर आते हैं। ये बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। चक्रवात एक प्रकार से काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं इन जहाज़ों को, बंदरगाहों को।
इसके बाद अगर देखें तो जहाज़ों को समय पर चेतावनी मिल जाए तो चक्रवात के मार्ग से दूर जाकर ये अपना बचाव कर सकते हैं, हालांकि नहीं मिली है तो इस प्रकार की हमको जो प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बचाव के कुछ जो उपाय है वो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचाव के उपाय देखेंगे, परंतु हम देखने वाले यहाँ पे ये बचने के उपाय देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कुछ विशिष्ट, चलिए पहले ये देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कुछ विशिष्ट प्रभाव हम देख लेते हैं। मतलब ये तो हमने देखे नॉर्मली जो अन्य उसके प्रभाव होना था, ठीक है, क्या क्या उससे हानि हुई है वो हमने देखें। कुछ विशिष्ट प्रभाव की अगर बात करें तो इससे हमको क्या क्या क्षति होती है, भौतिक क्षति होती है, परिवहन एवं संचार की क्षति, फसल एवं खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मृत्यु, नौ परिवहन। तो इस प्रकार से हम इसको देखिए, यहाँ पे हमने ये पढ़ा ना, इसको आप इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे देखिए तेज हवाएं, तूफान, भूस्खलन, कीचड़ आदि के कारण जो है भवनों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। मतलब भौतिक स्थिति हमारी जो है एक प्रकार से भौतिक जो संपत्ति वो नष्ट हो जाती है। परिवहन एवं संचार, जैसे कि हमने पढ़ा था पेड़ों, बिजली, टेलीफोन खंभे सब उखड़ जाते हैं तो परिवहन व्यवस्था ठप हो जाती है। फसलें, लवणता आकर जम जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती, खाद्य आपूर्ति में प्रॉब्लम होती है। स्वास्थ्य समस्या यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि महामारी की समस्या देखने को मिलती है। और नौ परिवहन मतलब जो जहाज है, बंदरगाह, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आपको 26 अप्रैल 2019 को एक जो चक्रवात आया था जिसका नाम था फणी, ठीक है। तो ये फणी नामक का चक्रवात आया था उड़ीसा तट पर। तो उड़ीसा तट कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा तट आपको यहाँ देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। इसमें तटीय जिलों को भारी क्षति पहुंचाई और पश्चिम बंगाल को भी काफ़ी प्रभावित किया। एक और चक्रवात हम देख सकते हैं बुलबुल, जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। ये 8 नवंबर 2019 को आया था बुलबुल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में। और ये चक्रवात जो है काफ़ी मतलब खतरनाक था, पश्चिम बंगाल में अत्यधिक क्षति पहुंचाई और नाम तो हमने देखे पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था। बचाव के कुछ उपाय हम देख लेते हैं, मतलब चक्रवातों से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उससे निरोधात्मक उपाय हम देख सकते हैं इसके संबंध में। तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो आगामी सूचना का प्रबंध होना चाहिए। चक्रवात के संबंध में आगामी सूचना का प्रबंध होना चाहिए, जिससे क्या होगा, सामयिक जो कार्यवाही है वो की जा सके, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके, इससे मृतकों की संख्या में कमी की जा सकती है। उपग्रह से प्राप्त जो चित्र है, कंप्यूटरीकृत जो मॉडल है, उनकी सहायता से चक्रवातों की दिशा और उनके पथ के संबंध में काफ़ी हद तक सही भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देख सकते हैं आश्रय स्थल और तटबंध और जलाशय जो है, मतलब सुरक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाना चाहिए ताकि चक्रवातों के प्रभाव से काफ़ी बचा जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था हमको खास करके तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलती है। वहाँ पे अगर दीवारों का निर्माण करा दिया जाता है तो चक्रवात, सुनामी, इनसे बचा जा सकता है। इसके बाद जो है बड़ी मात्रा में हम देख सकते हैं तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे चक्रवात से एक प्रकार से चक्रवात को कम करने में सहायता मिल सके। फसल तथा जो पशु होते हैं उनके प्रकार से बीमा कराना चाहिए ताकि क्षतिपूर्ति की सहायता राशि मिल सके। चक्रवात आश्रय का निर्माण किया जाना चाहिए, जो 1999 वाला ईयर है। 1999 के सुपर साइक्लोन के पश्चात इस प्रकार का जो है बल अपनाया गया, ठीक है। प्रतिरोधी संरचना का निर्माण करना चाहिए चक्रवात के लिए। प्रतिरोधी मतलब जैसे भवन है, कोई संरचनात्मक कार्य है, उनका निर्माण प्रतिरोधी रूप में किया जाना चाहिए। बाढ़ का जो प्रबंधन है वो किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में जो वनीकरण है उसके रूप में मैंग्रोव वनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि चक्रवात से बचा जा सके। चक्रवात प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि सूक्ष्म स्तर पर जो सुविधता वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों की पहचान की जाए तथा वहाँ के भूमि के उपयोग को नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि चक्रवात से बचा जा सके। इसी के तहत अगर देखें IMD मतलब होता है भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग। इसके द्वारा चक्रवात की निगरानी एवं चेतावनी प्रणाली जो है प्रदान की जाती है, जिसके लिए उपग्रह संचार प्रणाली एवं अत्याधुनिक जो रडार है प्रणाली उपयोग की जाती है। भारत के अंतर्गत हमने देखे थे 557 जो है वेधशालाएँ स्थापित की गई है। तटीय क्षेत्र के जो सरकारी कार्यालय है उसमें 250 से भी अधिक चक्रवात चेतावनी सेट लगाए गए, ये हमने देखे पहले, ठीक है। और 10 रडार लगाई गई है जो कि 6 पूर्व में है और 4 पश्चिम में। इस प्रकार से जो है सूचना प्राप्त होती है जहाज़ों में एक प्रकार से रेडियो वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा प्राप्त की जाती है। और कुछ सैटेलाइट के माध्यम से हम देख सकते हैं चक्रवातों को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात तूफान जो आए हैं, मतलब अभी तक अगर बात करें भारत को जिससे मतलब क्षति हुई है, और कुछ अन्य भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चक्रवात रोहानू, ठीक है। तो ये कब आया था ये हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी डेट अगर बात करूँ मैं तो ये 15 मई को, ठीक है, 15 मई 2016 को कहाँ पे आया था ये,
बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था और इससे जो है विभिन्न भाग हम बोल सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा देखें तो उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा के बाद हम बोल सकते हैं बांग्लादेश भी इससे प्रभावित हुआ, जो हमारा पड़ोसी देश है। ये कुछ हिस्से इसके प्रभावित हुए। लगभग 15 दिनों तक ये विद्यमान रहने के कारण तूफान में लगभग 120 लोगों की यहाँ पे मृत्यु देखने को मिली। ठीक है, और 150 से अधिक यहाँ पे लापता देखने, बहुत सारी संपत्ति का यहाँ पे नुकसान हुआ। दूसरा चक्रवात जो आया, चक्रवात वर्धा, तो चक्रवात वर्धा आया यहाँ पे 12 दिसंबर 2016 को। ये भी आया कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इस तूफान की अगर बात करें तो इसमें भी आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट जो है काफ़ी विनाशकारी रहा। यहाँ पे ये पाकिस्तान द्वारा इसे एक प्रकार से बरदा नाम दिया गया। ठीक है, पाक के द्वारा बरदा इसको नाम दिया गया, मतलब लाल गुलाब एक प्रकार से इसका अर्थ होता है। और इस चक्रवात से निपटने के लिए जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फोर्स होती है NDRF, इसके द्वारा 12 टुकड़ियों की तैनात की गई और साथ में समुद्र में जो मछुआरे उसको जाना कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तूफान के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद हम देखने वाले हैं हुदहुद, आपने नाम भी सुना होगा, कुछ समय पहले आया था। ये कब आया था, ये आया था 12 अक्टूबर को आया था, ये 2014 को। ठीक है, अब कहाँ आया था ये आया था हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में आया था हुदहुद चक्रवात, और इसके कारण हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, मतलब जो पूर्वी तट है, इसके अंतर्गत विशाखापट्टनम से टकराया। और इसके जो नाम है, नाम किसने दिया था, ओमान देश के द्वारा एक चिड़िया का नाम पर इसको दिया गया था हुदहुद। और भारत मौसम विभाग जो IMD है उसके अनुसार इस तूफान में अधिकतम इसकी जो गति थी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसे अत्यधिक खतरनाक चक्रवाती तूफान, मतलब एक प्रकार से सब्र जो साइक्लोन है, स्टॉर्म एक प्रकार से बोल सकते हैं, अत्यधिक खतरनाक चक्रवाती तूफान माना गया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय इलाकों में जो है हुदहुद चक्रवाती तूफान से एक प्रकार से जमकर जो है क्षति हुई वहाँ पे, और तूफान का प्रकोप बहुत ही प्रचंड था। 24 लोगों की मृत्यु देखने को मिली, 50,000 जो मकान है वो गिर गए, काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिला। फिर एक और चक्रवात हम देख सकते हैं, चक्रवात नीलोफर। तो ये जो है हमको देखने को मिला अक्टूबर 2014 में ये देखने को मिला। और कहाँ पे है ये, दक्षिण हिंद महासागर में। तो हम बोल सकते हैं ये हिंद महासागर में देखने को मिला। ठीक है, ये वाला चक्रवात कहाँ देखने को मिला, हिंद महासागर में देखने को मिला। इसके अलावा इसकी जो गति थी कम थी, मतलब एक प्रकार से कम गति का था, परंतु हम देखें गुजरात में इसका नुकसान देखने को मिला। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिला, राजस्थान में, कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये इन राज्यों को इसने प्रभावित किया। और इसके नाम का सुझाव किसने दिया था, पाकिस्तान ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो चक्रवात है वो हमको देखने को मिलता है चक्रवात नीलम। ठीक है, तो चक्रवात नीलम हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये आया था 2012 में। ठीक है, डेट आप नहीं भी याद रखोगे, ईयर याद रख लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उत्तरी हिंद महासागर से उत्पन्न होने वाला एक विनाशकारी चक्रवात था। और ये जो है एक प्रकार से बंगाल की खाड़ी हम बोल सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था। कम दबाव के कारण जो पूर्वोत्तर श्रीलंका से ये शुरू हुआ और महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंतर्गत इसके आसपास जो है 3000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके आने के चलते जो स्कूल कॉलेज है उनकी छुट्टियां घोषित कर दी गई। 282 स्कूलों को राहत केंद्रों के रूप में बदल दिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं नीलम चक्रवात के आने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। फिर चक्रवात नानोक देखने को मिला। तो चक्रवात नानोक जो है ये भी हमको 2014 में देखने को मिला। एक प्रकार से जो म्यांमार है, म्यांमार के द्वारा इसका नाम रखा गया था। ठीक है, चक्रवात नानोक का म्यांमार के द्वारा नाम रखा गया। और ये एक प्रकार से अरब के तटीय शहर में काफ़ी खतरे रहा। अरब सागर की जो तटीय शहर है उसमें खतरे देखे गए। इस चक्रवात की जो दिशा थी मुख्य रूप से ओमान के तट की तरफ थी, और लेकिन इसका प्रभाव गुजरात के तटों में भी देखा गया। फिर देखते हैं नियोगुरी चक्रवात। नियोगुरी की बात करें तो ये हमको देखने को मिला 2014 में। ठीक है, जापान के जो ओकिनावा द्वीप समूह है उसमें 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो है टाइफून नियोगुरी टकराया, जिसके परिणामस्वरूप ओकिनावा द्वीप समूह में 5 लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ी। ठीक है,
और हजारों घर जो है बिना बिजली के रहे, एक प्रकार से देख सकते हैं। फिर टाइफून हेयान की बात करें तो ये चक्रवात जो है फिलीपींस में जो एक प्रकार से एक है उसके नाम पर दिया गया है, फिलीपींस के द्वारा, मतलब फिलीपींस में एक जगह है यालांडा जिसे हम बोलते हैं, तो इसके द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके चक्रवात की अगर बात करें 2013 में ये देखने को मिला। 2013 में प्रशांत महासागरीय और दक्षिण चीन सागर इस क्षेत्र में ये देखने को मिला, जिसके कारण फिलीपींस, वियतनाम, माइक्रोनेशिया, पलाऊ ये आधे क्षेत्र इसमें प्रभावित हुए, ठीक है। फिलीपींस में देखें तो विशेषकर जो समरद्वीप है इसमें भारी तबाही देखने को मिली। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो वायु की गति है वो हमको देखने को मिली 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। 230 किलोमीटर से भी बढ़कर अगर देखें तो 315 तक ये देखने को मिली। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे सामने टाइफून उसागी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खरगोश, और ये आया था 2013 में आया। और इसमें अगर देखें तो श्रेणी इसकी 5वें नंबर की थी, ठीक है। सुपर टाइफून इसको कहा जाता है। ये आया था उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो इसके अंतर्गत फिलीपींस, ताइवान, चीन, हांगकांग ये सारे जो क्षेत्र है ये प्रभावित हुए। इसकी जो गति थी 205 किलोमीटर से 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ देखने को मिली। एक और देख लेते हैं टाइफून रम्मासुन, तो ये देखने को मिला हमको, यहाँ देख सकते हैं ये फिलीपींस में देखने को मिला, ठीक है। फिलीपींस में 2014 में देखने को मिला और इससे लगभग 40,000 लोगों की मृत्यु नहीं, यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह विस्थापित हुए, मतलब स्थानांतरित हुए, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो है हमने सारे चक्रवातों को यहाँ पे देख लिया है। चक्रवात का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो आपदा है हमारी वो हम पढ़ने वाले हैं बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ हम देख लेते हैं। देखिए, बाढ़ एक प्रकार की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा इसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी खतरनाक होती है। बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो अधिक हो जाता है, पानी अधिक भर जाता है, उसके कारण आती है। या फिर हम बोल सकते हैं सुनामी के कारण भी बाढ़ हमको उत्पन्न होती हुई दिखती है। तो चलिए बाढ़ को देखते हैं। हम बाढ़ को फ्लड बोला जाता है इंग्लिश में। तो व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है। तो जब नदियों का जो एक प्रकार से अगर देखें तो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जान माल की हानि होती है। ये जो होती है एक प्रकार से नदियों का जो तटबंध है, तटबंध तोड़कर वो बाहर बहने लगती है, तो इसके कारण इसको सामान्यतः बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ एक ऐसी घटना है जो प्राय दुनिया के हर देश में आती है। जैसे बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, चीन है और भारत हमारा देश है। इन देशों में बाढ़ अत्यधिक प्रभावित रहते हैं बाढ़ से। बाढ़ के चपेट में आकर कई गाँव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। एक विनाशकारी बाढ़ जो होती है सड़क, पुल, पुलिया, रेलवे पुल, पटरी, वन एवं मकान को जो है एक प्रकार से व्यापक क्षति पहुंचा सकती है। बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ष में आती है, 1 वर्ष से 5 वर्ष में आती है और 5 वर्ष से अधिक में आती है। चलिए यहाँ देख लेते हैं बाढ़ का जो एरिया है वो सघन एरिया हमको कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है वो हम देख सकते हैं। गंगा वाला एरिया, गंगा के कुछ सहायक नदियों के गंगा की सहायक नदियों वाला एरिया हम देख सकते हैं, ठीक है। सघन एरिया यहाँ देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद कुछ विरल एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको बाढ़ देखने को मिलती है उत्तर भारत के मैदान में। कुछ क्षेत्र आप इधर भी देख सकते हैं, गुजरात के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी आप बाढ़ देख सकते हैं। कुछ तटीय क्षेत्र उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं। तमिलनाडु वाले एरिया में देख सकते हैं। कुछ बीच वाला महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, गोदावरी वाला क्षेत्र है। तो ये हम एक प्रकार देखें तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है भारत के अंतर्गत। चलिए यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार 3 भाग कौन कौन से हैं जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। जैसे कि अगर देखें, निम्न गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों की जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें हमको बाढ़ देखने को मिलती है प्रतिवर्ष। अब कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ 1 वर्ष से 5 वर्ष तक जो है इसके अंतर्गत बाढ़ देखी जाती है। जैसे कि भारत के अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। अब उन क्षेत्रों में जहाँ पे 5 वर्ष से भी अधिक समय बाढ़ आती है तो वो एक प्रकार से ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहाँ अपवाह तंत्र बहुत कम विकसित होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा बाढ़ के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारक हम देख सकते हैं। जैसे कि सबसे मुख्य कारक तो हम देख सकते हैं नदी के अंतर्गत जो जल ग्रहण होता है, बेसिन होते हैं, नदी बेसिन क्षेत्र में भारी वर्षा हो जाती है तो इसके कारण हमको बाढ़ देखने को मिलती है। जैसे नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र है और उसके प्रवाह क्षेत्र में भारी वर्षा हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप नदियों के जल है उसके आयतन में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है और नदी जल अपने तटबंध को पार करके बाहर के क्षेत्र में बहने लगती है।
तो भारत में क्या होता है, नदियों के जल की मात्रा में वृद्धि एक प्रकार से मुख्य कारक माना जाता है। भारत के अंतर्गत हिमालयी नदियाँ भी हम देखने को मिलती है, जिसमें अत्यधिक भारी वर्षा से जो है जल प्राप्त करती है एवं बाढ़ के व्यापक परिणाम को जन्म देती है। दक्षिण भारत की ज़्यादातर नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती है और वर्ष भर पानी नहीं रहता उसमें, ठीक है। मानसून के समय अधिकतर जल प्राप्त करती है, तो कभी कभी अधिक वर्षा के कारण वो है डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ उत्पन्न कर देती है। कुछ छोटी नदियाँ जो होती है जल स्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो इसमें हमको बाढ़ देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे भारत की जो अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि बड़ी नदियों की सहायक नदियों की श्रेणी में आती है, जल स्तर में वृद्धि होने के कारण मुख्य नदी के जल के आयतन में वृद्धि कर देती है और विनाशकारी जो प्रभाव है वो उत्पन्न करती है। जैसे गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करें मानसून के समय में, तो इसमें हमको बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। ये नदियाँ गंगा में मिलकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ को जन्म देती है। कुछ समय ऐसा भी आता है जब जो है बादल का फटना, जिसे हम बोलते हैं, बादल का फटना मतलब अचानक जो है भारी वर्षा होना, ठीक है। तो जो आर्द्र पवनें होती है तीव्र संवहन के कारण तेजी से ऊपर उठती है और संघनित होकर कम समय में काले कपासी जो मेघ है उनके द्वारा भारी वर्षा कराती है। तो इस परिघटना को जो है बादल का फटना कहा जाता है। अब भारत में क्या होता है, भारत में मानसून के समय बादल फटने की घटना अक्सर देखी जाती है, ठीक है। और इस घटना से जो है हिमालय क्षेत्र अधिक प्रभावित रहते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में हम देख सकते हैं 17 जून अभी हमने देखे थे 17 जून 2013 को काफ़ी मात्रा में भीषण वर्षा के कारण यहाँ पे हमको जो है बाढ़ देखने को मिली उत्तराखंड में। ऐसी जो घटना होती है कभी कभी अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी देखी जाती है, जिसका मुख्य कारण अचानक हुई भारी वर्षा एवं खराब जल निकासी व्यवस्था का होना होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में हमको इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली। राजस्थान में बाड़मेर में ऐसी स्थिति जो है हमको देखने को मिली। कुछ और कारक होते हैं बाढ़ के लिए, जैसे चक्रवात की बात करें तो चक्रवात हमने अभी बात करे थे इसके पीछे। नहीं, चक्रवात जो है काफ़ी मात्रा में जो तूफान होते हैं समुद्र तटीय जो क्षेत्र उसमें भारी वर्षा कराते हैं और तूफान कई बार समुद्री लहरों को आक्रोशित कर देते हैं और लहरें तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल का विस्तार कर बाढ़ को उत्पन्न करती है। तो चक्रवात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कारक है। प्राकृतिक तटबंध को जो है क्षति हो जाती है, यानी कि जो प्राकृतिक तटबंध है नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कई बार हम जो है जाने अनजाने में तटबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बाढ़ की संभावना को यहाँ पे जन्म मिल जाता है। फिर देखते हैं वनों की कटाई। तो भारी मात्रा में वनों की कटाई हो जाती है, ठीक है। तो बाढ़ को नियंत्रित करने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और जल का वो अवशोषण करते हैं। जल संभरण क्षेत्रों में वनों की कटाई बाढ़ के खतरे में वृद्धि करती है। इसके अलावा जो वन होते हैं वन नदियों के बहाव को धीमा करते हैं और जो इसके विनाशकारी प्रभाव है वो भी कम करते हैं, परंतु अगर वनों की कटाई की जाएगी तो इसके विनाशकारी प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ हमने देखे बाढ़ के जिम्मेदार कारक। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में बाढ़ के कुछ अन्य कारण हैं, जैसे विशाल जलग्रहण क्षेत्र हम बोल सकते हैं नदियों का, ठीक है। जिसमें अगर देखें तो मतलब काफ़ी मात्रा में जलग्रहण क्षेत्र होता है तो नदियों का तटबंध टूट जाता है, तो उसके कारण बाढ़ देखने को मिलती है। मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है, तो इसके मूसलाधार वर्षा के कारण जल का जो है मतलब आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। बाढ़ के उत्पत्ति का कारण माना जाता है। नदियों में गाद का जमा हो जाता है, जिसके कारण नदियों में जो जल ग्रहण क्षमता है वो कम हो जाती है और क्षमता कम हो जाती है तो बाहर क्षेत्र में जल जो है वितरित होने लगता है, इसके कारण बाढ़ आ जाती है। हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें, हिमालय में तीव्र ढाल के कारण क्या होता है, नदियों की जो तीव्र प्रवाह है, नदियों का तीव्र प्रवाह मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद है वो बृहद क्षेत्र में फैला दिए जाते हैं। साथ में भूमिगत जल स्तर की बात करें तो भूमिगत जल स्तर ऊंचा होने के कारण जल का धीमा रिसाव हो जाता है, लंबे समय तक जल जमाव यहाँ पर देखने को मिलता है। नदियों का मार्ग परिवर्तन भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए कोसी और तीस्ता नदी जो पहले गंगा की सहायक नदियाँ थी, परंतु मार्ग परिवर्तन के कारण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बन गई, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र का जो जल आयतन है वो बढ़ गया और बाढ़ की उत्पत्ति का कारण बन गया। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है। इस समय इसमें क्या हुआ था, जल विज्ञान संबंधी कुछ आंकड़े हैं वो प्राप्त नहीं हुए, तो इसके कारण क्या हुआ, बाढ़ की उत्पत्ति के कारण देख सकते हैं। निम्न भूमि तथा जो मंद ढाल है डेल्टाई क्षेत्रों की समुद्र तथा कम ऊंचाई के कारण भी बाढ़ की उत्पत्ति के कारण बनता है। चक्रवात भी और जो मूसलाधार होती है चक्रवात के कारण वो भी बाढ़ की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। कुछ तूफानी तरंगे हम देख सकते हैं, जैसे चक्रवात से उत्पन्न हुई जो ऊंची तरंगे होती है इसके कारण नदी के निकास मार्ग का अवरुद्ध होना, सागरी जल का तटीय क्षेत्र में प्रवेश करना, ये सभी एक प्रकार से बाढ़ की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। उसके बाद फ्लैश फ्लड की समस्या देख सकते हैं, जो उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में बादल के फटने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, तो ये भी बाढ़ की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। साथ में हम देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हम देख सकते हैं अपवाह तंत्र जो है विकसित नहीं होने के कारण, अधिक वर्षा के कारण वहाँ बाढ़ की उत्पत्ति का कारण वो बनते हैं। तो ये भारत में बाढ़ की उत्पत्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कारक हमने यहाँ देखे हैं।
इसके बाद भारत में बाढ़ के जो प्रभाव है वो क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमने देखे हैं बाढ़ की उत्पत्ति के कारण। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं भारत के अंतर्गत। फिर उसके बाद हम बचाव जो है क्या क्या किए जाने चाहिए उससे संबंधित वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होती है बाढ़ के प्रभाव में, निम्न मैदानी व डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से ये माने जाते हैं निम्न मैदानी व डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ अत्यधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। भारत का एक प्रकार से देखें तो 12% जो क्षेत्र है बाढ़ का वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, और देश एक प्रकार से देखें देश की जो 20% जनसंख्या वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो काफ़ी क्षति देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा विश्व में बाढ़ के कारण जो है सर्वाधिक लोगों की मृत्यु देखने को मिलती है, बाढ़ के कारण सर्वाधिक लोगों की मृत्यु देखने को मिलती है। जैसे भारत जो है, भारत का स्थान बांग्लादेश के बाद दूसरा है, मतलब पहले स्थान पर कौन है बांग्लादेश है और दूसरे स्थान पर कौन है भारत है। तो भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है जिसमें सबसे अधिक मृत्यु होती है बाढ़ के कारण। बाढ़ से औसतन प्रतिवर्ष जो है हम देख सकते हैं 1500 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तथा जो 2 लाख से भी अधिक जो मवेशी है पशुधन है उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मान सकते हैं हम, जैसे सितंबर अगर बात करें हम सितंबर 2014 की, तो इसमें जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा हुई थी, बाढ़ के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ की स्थिति इतनी विकराल थी कि 284 लोगों की मृत्यु हुई यहाँ पर, मतलब 284 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजारों गांव जलमग्न हो गए, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। बाढ़ के सैलाब मतलब बाढ़ का जो एक प्रकार विनाशकारी जो प्रभाव है उसके कारण भारतीय सेना के 3 अंकों का जो है बचाव कार्य के लिए उतरना पड़ा। 3 मतलब भारतीय जो वायु सेना है, स्थल सेना है और जल सेना, तो इन तीनों को उतरना पड़ा। तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे जो है ऑपरेशन मेघ राहत, ऑपरेशन सहायता के द्वारा जो है यहाँ पे सहायता प्रदान की गई। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो जो खाद्यान्न और पेयजल संकट हमको देखने को मिलता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारत के अंतर्गत। फिर देखें कच्चे माल की कमी, जो उद्योग है कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें कच्चे माल की कमी देखने को मिलती है और उत्पादन कम होता हुआ नजर आता है वहाँ पे। खाद्यान्नों में भी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, खाद्यान्नों के जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। साथ में कुछ संरचनात्मक जो स्थल है जैसे मकान है, पुल है, सड़क है, रेल है, इन संरचनाओं में भी व्यापक नुकसान देखने को मिलता है। बाढ़ का जो प्रभाव है उसके कारण अकाल और भुखमरी की समस्या हमको देखने को मिलती है, गरीब जनसंख्या पर काफ़ी अधिक पड़ता है। ठीक है, उनकी क्रय शक्ति में कमी आती है। ठीक है, और साथ ही मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें जनसंख्या का स्थानांतरण देखने को मिलता है बचाव के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। बेरोजगारी के कारण काफ़ी इधर उधर जो है तितर बितर हो जाती है सारी जनसंख्या। बाढ़ के पश्चात महामारी की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारी हमको एक प्रकार से कुछ प्रभाव देखने को मिले भारत के अंतर्गत। तो सभी इन प्रभावों से बचने के लिए हमको बाढ़ से या रोकथाम के लिए उसके कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो 3 प्रकार से उपाय होते हैं, एक तो बाढ़ आने के पहले उपाय होते हैं, एक तो बाढ़ आने के त्वरित बाद उपाय होते हैं, और एक बाढ़ के बाद दीर्घकालीन उपाय होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के उपाय हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि जो है अचानक उत्पन्न होने वाली जो बाढ़ है उस समस्या को तो रोका नहीं जा सकता, परंतु हम उसके लिए कुछ प्रबंध कर सकते हैं ताकि जान माल की जो हानि है उसको कम किया जा सके। तो हालांकि रोक तो नहीं सकते पर कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे जो है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो चलिए पहला देखते हैं आने से पहले हम देखते हैं जो बाढ़ आने से पहले कुछ मतलब जो क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है उस स्तर पर जो जिला स्तर की जो समिति है उनकी बैठकें बुलाना। उसके बाद जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम, उसको हमेशा चालू रखना। उसके बाद हम देख सकते हैं वर्षा का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, यानी कि पिछले वर्ष की रिपोर्टों को प्रस्तुत करना। इसके अलावा जो मौसम की रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, इनके द्वारा जारी की जो मौसम की रिपोर्ट है और बाढ़ के जो बुलेटिन है उसका प्रसारण करना ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल होते हैं वहाँ पर नौकाएं, जो नाव होती है उसको तैनात करना और विद्युत चलित जो नौकाएं है उनको बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्न एवं जीवन की जो अन्य बुनियादी आवश्यकताएं होती है उनको यहाँ पे उनकी व्यवस्था करना। सेना जिसके द्वारा सहायता की जाती है उसकी अग्रिम सहायता यहाँ पे मतलब अग्रिम व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ संबंधी जो राहत है उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो राहत दल है उन संगठनों को यहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए। वैकल्पिक पेयजल की आपूर्ति भी व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है। बाढ़ आने के त्वरित बाद क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो हम देख सकते हैं बाढ़ आने के त्वरित बाद जो है यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जान माल की क्षति को कम करने के लिए त्वरित कार्यवाही प्राथमिक रूप से की जा सकती है, जिसके अंतर्गत जो है हम देख सकते हैं
बाढ़ की संभाव्यता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंच की जाए उनकी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जहां सुरक्षित हो, तथा रोगी बूढ़े लोग जो है महिला एवं बच्चे उनकी देखभाल के लिए विशेष तौर पर यहां तैयारी की जाए। पेयजल व खाद्य सामग्री का प्रबंध, तो इसमें हम देख सकते हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें हमको एक प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, उचित प्रबंध इनका किया जाना चाहिए। जैसे नौकाएं की व्यवस्था अगर देखें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नौका की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा सके, प्रभावित क्षेत्र की निगरानी रखा जा सके। जल निकासी की व्यवस्था उचित करनी चाहिए ताकि जल निकासी हो तो बाढ़ के जो प्रभाव उसको कम किया जाए, ठीक है, पानी की निकासी के फलस्वरूप। उसके बाद दवाइयाँ रक्षा सैनिकों की व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए, यानी बाढ़ संभावित जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ की आशंका होने को देखते हुए दवाइयाँ और रक्षा सैनिकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए प्राथमिक उपायों की जानकारी यहाँ पे लोगों को दी जानी चाहिए, तैराकी आदि को प्रशिक्षित की जाना चाहिए। इसके अलावा नदी की जो तली है उसकी सफाई की जाना चाहिए ताकि जो बाढ़ है उसको कम किया जा सके, मतलब नदी का जो जल ये मतलब संग्रहण क्षमता है वो बढ़ाई जा सके और बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सके। गाद को निकाला जाए नदी से। नाले एवं नालियों की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए ताकि जल को जो है अलग अलग क्षेत्रों में वितरित किया जा सके और बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सके। तो ये तो हुए कुछ आने के बाद त्वरित उपाय। अब आने के बाद तो कुछ दीर्घकालिक उपाय जिससे भविष्य में आने वाली जो बाढ़ है उससे एक प्रकार से उसको मतलब हम एक प्रकार से फेस कर सके या फिर उसको संभाल सकें, ठीक। तो यहाँ देखिए बाढ़ आने के बाद दीर्घकालिक उपाय के अंतर्गत हम देख सकते हैं मौसम का पूर्वानुमान। मौसम को पूर्वानुमान की सटीक एवं विश्वसनीय बनाना जानकारी को, और जिसके लिए मानसून मिशन भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो आश्रय स्थलों का विकास, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आश्रय स्थलों का विकास करना चाहिए। सूक्ष्म ऋण एवं सूक्ष्म बीमा व्यवस्था यहाँ देखने की जरूरत होती है, ठीक है। वर्षा जल संचयन, छोटे छोटे अवरोधक के निर्माण आदि के लिए एक प्रकार से जल प्रबंधन को बेहतर बनाना चाहिए। कुछ संचार के वैकल्पिक साधन यहाँ उपलब्ध होने चाहिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, जैसे सैटेलाइट फ़ोन है, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त टेलीविज़न है, रेडियो है, दूरसंचार संदेश ऐसे SMS है, इन सभी की व्यवस्था सूचना प्रणाली के रूप में करना चाहिए, मतलब काफ़ी मजबूत बनाना चाहिए इन टेक्नोलॉजी को। उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ खोज एवं बचाव जो से संबंधित कुछ आधुनिक उपकरण हैं और साधन हैं उनको एक प्रकार से उपलब्ध कराना चाहिए। आपदा प्रबंधन जो समितियां हैं उनका गठन किया जाना चाहिए गांव और प्रखंड स्तर पर। आपदा से संबंधित तैयारियों को जांचने के लिए जो है इनका गठन यहाँ पर किया जाना चाहिए। मॉक ड्रिल भी यहाँ किया जा सकता है, मतलब अभ्यास बोल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं पर्वतीय जो भाग है, पर्वतीय भागों में बांध और जलाशय का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, ताकि वर्षा व नदी का जल नियंत्रित रूप से नदियों व नहरों में छोड़ा जा सके, ठीक है। हालांकि जो बाढ़ है, बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता, परंतु समुचित भूमि उपयोग के द्वारा इससे होने वाले नुकसान को कम करना संभव माना जाता है। इस संदर्भ में बाढ़ आयोग ने जो है बाढ़ क्षेत्र में एक प्रकार से बाढ़ क्षेत्र जोनिका इसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। किसने? बाढ़ आयोग ने। इसके अनुसार बाढ़ क्षेत्र में भूमि उपयोग करने में के क्रम में प्राथमिकताओं का निर्धारण आवश्यक। उदाहरण के लिए जो रिहायशी क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हवाई अड्डा आदि का विकास अपेक्षाकृत ऊंचे भागों में किया जाए, जबकि जो खेत है, खेत मैदान, कार पार्किंग जो है आदि निचले भागों में किया जाए। इससे क्या होगा? नुकसान कम होगा। इसके प्रयासों के द्वारा जो है बाढ़ से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकता है। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसके लिए चावल एवं जूट जैसी फसलों का विशेष किस्मों का विकास किया जा रहा है, जिनसे बाढ़ की स्थिति एक प्रकार से बाढ़ की स्थिति में उत्पाद इनको प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा हमको 1976 में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया। आयोग ने बाढ़ नियंत्रण के लिए एक समन्वित योजना को क्रियान्वित किया। इसके अंतर्गत बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि उपयोग तथा विकास कार्यों को विनियमित या रेगुलेट किया जाता है। कानून बनाए जाते हैं, नदियों में खतरे के निशान का निर्धारण किया जाता है। इसके प्रमुख लक्ष्य अगर बात करें तो बांध का निर्माण करना, जल निकासी के लिए नहरों का निर्माण करना, नहरों को सुरक्षित करना। इसके अलावा गाँवों का जो है ऊँचे स्थान पर स्थानांतरण करना, लाभ प्राप्त क्षेत्र, सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अंतर्गत, जिसका गठन 1976 में किया गया है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे सामने आपदा है सूखा। सूखा मतलब होता है ड्रॉट, ठीक है। तो सूखा क्यों होता है? सूखा की मात्रा में अगर देखें तो बहुत अधिक जो है मानव का कारण भी, मतलब मानव जनित जो घटनाएं हैं वो इसका प्रमुख कारण माना जाता है। मतलब सूखा एक प्रकार की जो है प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक संकट होता है, जो कि एक मौसम में अथवा इससे भी अधिक समय तक
सामान्य वर्षा ना होने के परिणाम स्वरूप ये होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो सूखा एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके तहत एक क्षेत्र विशेष में वर्षा के अभाव में जो है लंबे समय तक वर्षा का जो अभाव है लंबे समय तक देखने को मिलता है और साथ में नमी की कमी देखने को मिलती है, वनस्पतियाँ वहाँ समाप्त हो जाती है और शाकाहारी पशुओं को संकट का सामना करना पड़ता है, मरने लगते हैं। तो एक ऐसी आपदा है जिसमें कोई त्वरित बचावकारी कार्य जो है संभव नहीं हो पाते। वर्षा के अभाव में ऐसे क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं होते, धीरे धीरे वहाँ बंजर होने लगती, पशु व पक्षी वहाँ पलायन होने लगते हैं। भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो है एक और बाढ़ से ग्रसित है, वहीं दूसरी ओर जैसे राजस्थान की अगर बात करूँ मैं तो जैसे देखिए सबसे अधिक गंभीर जोन जो है आपको राजस्थान वाला क्षेत्र देखने को मिलता है और दूसरा जो सेकंड नंबर पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का कुछ एरिया आप देख सकते हैं। नीचे वाला जो क्षेत्र है देखिए आप, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तमिलनाडु वाला कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है, ये जोन 2 में आता है। फिर जोन 3 की अगर बात करें तो जोन 3 में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कुछ क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है महाराष्ट्र का, नीचे केरल, तमिलनाडु का भाग देखने को मिलता है और कुछ क्षेत्र आपको इधर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, ये देखने को मिलता है किसमें, जोन 3 में। और सूखा रहित क्षेत्र आपको देखने को मिलता है जहाँ पे हिमालयी क्षेत्र, जहाँ पे वर्ष भर पानी नदियाँ बहते रहती, इस वाले क्षेत्र में सूखा नहीं है। इधर वाला क्षेत्र जो समुद्र तटीय भाग है इधर भी सूखा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ क्षेत्र है। इसके अंतर्गत भारत में अगर देखें तो भारत में हमको 77 जिले की ऐसी पहचान की गई है जहां वार्षिक वर्षा मात्र जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन जिलों में से कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां हमेशा सूखा की समस्या उत्पन्न रहती है, जबकि कुछ जिले अत्यंत सूखे की चपेट में है, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत देख सकते हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत देख सकते हैं, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात के कई जिले सूखे से प्रभावित देखने को मिलते हैं। तो इसको हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे अलग अलग सूखे की स्थिति के वर्ग के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया। उसके बाद पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे सिंचाई आयोग जो है, इरिगेशन कमीशन जिसे बोलते हैं, इसने वर्षा की मात्रा और उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो सूखा क्षेत्र होता है और एक सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। सूखा क्षेत्र वो होता है जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और उसकी जो वर्षा की विचलनशीलता जो होती है 25% से अधिक होती है। परंतु सूखाग्रस्त क्षेत्र जो होता है वहाँ वर्षा की मात्रा हमको 75 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है और विचलनशीलता जो होती है वर्षा की 25% तक देखने को मिलती है। तो ये 2 क्षेत्र बांटे गए हैं सिंचाई आयोग के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं सूखे की स्थिति के वर्ग। तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सामान्य वर्ग हो सकता है, मौसमी, कृषिगत, जलीय, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय। तो सूखा का जो सामान्य है, सामान्य वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सामान्य वर्ग में 100 सेंटीमीटर की जो औसत वर्षा है उसकी आवश्यकता होती है और कई प्रदेश ऐसे भी है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्र में फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र सामान्य सूखा से प्रभावित होते हैं। जैसे अगर बात करें हम गुजरात की और प्लस राजस्थान की, तो गुजरात और राजस्थान के बहुत से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मौसमी सूखा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर या फिर उससे कम देखने को मिलती है। यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो मौसमी सूखा है उसकी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इस प्रकार की वर्षा ये होती है। मानसून के समय सामान्य से कम वर्षा होने या बौछारों के बीच की अवधि लंबी होने से फसलें सूखने लगती है। इसी कारण इस स्थिति को एक प्रकार से मौसमी सूखा कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कृषिगत सूखा। तो एक प्रकार से जब मिट्टी की जो नमी है, नमी इतनी कम हो जाए कि पौधे उगाने के लिए वो अनुपलब्ध, मतलब एक प्रकार से उपलब्ध ना हो, तो इस स्थिति को कृषिगत सूखा कहते हैं। सूखा कई कारणों से हो सकता है ये वाला, जैसे वर्षा का सामान्य से कम होना, मानसून के समय बाद या फिर समय के पूर्व आना, 2 बौछारों के बीच की अवधि यानी मानसून ब्रेक जिसे बोलते हैं, लंबा ब्रेक होना, अल नीनो, ये सभी प्रभाव कृषिगत सूखा का कारक के रूप में सामने आते हैं। कुछ क्षेत्रों की मिट्टियाँ ऐसी होती है जिसमें पानी आसानी से रिसकर भूमि में चला जाता है। इससे भूमि की ऊपरी सतह में नमी कम रहती है और कृषिगत सूखा उत्पन्न करने में ये काफ़ी सहायक होती है, मतलब फसल वहाँ उगाई नहीं जा सकती। जलीय सूखा होता है नेक्स्ट। तो जलीय सूखा कैसा होता है? जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल का स्तर कैसा हो जाता है? कम होने पर सतही जल जैसे कि तालाब है, साथ में देख सकते हैं नहर है, ठीक है, तालाब, नहर आदि के सूख जाने से क्या होता है? उत्पन्न होता है जलीय सूखा। ये सूखा तब आता है जब लगातार 2 बार मौसमी सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जलीय सूखा ऐसा हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक सूखा की। तो सामाजिक सूखा ये जो होता है फसल के बर्बाद होने के बाद आता है, जब फसल बर्बाद हो जाती है
फसल बर्बाद हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी कारण से अगर देखें फसल बर्बाद होने से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी आ जाती है और साथ में आय की गिरावट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक और आर्थिक सूखा हमको देखने को मिलता है। अब पारिस्थितिकी सूखा की अगर बात करें हम, तो पारिस्थितिकी सूखा आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर देखें पारिस्थितिकी सूखा में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के निष्प्रभावी होने के कारण ये उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर देखें जो पशु होता है, पशु की मृत्यु, इसके अलावा वनों की सघनता में बहुत मात्रा में कमी, तो इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो उसको बोला जाता है पारिस्थितिकीय सूखा। तो हमने सूखे के वर्ग देखे हैं, अलग अलग प्रकार से वर्गों में उसको रखा गया है, जैसे सामान्य, मौसमी, कृषिगत, जलीय, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय। अब आगे जो है हमारे पास में भारत में सूखा की स्थिति हम देख लेते हैं, फिर हम इसके बचाव के कारण देखेंगे। तो आपको पता होगा, देखिए आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद हमको 1966, 68, 69, 70, 72, 79, 82, 87 और 2000, तो इसमें सभी में हमको सूखा की स्थिति देखने को मिली। मतलब काफ़ी प्रभाव इसके भयानक रहा है और परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं बृहद पैमाने पर खाद्य पदार्थों की कमी, जल की कमी, इन प्रकार की समस्या हमको देखने को मिलती है। इसके कारण जो है सामाजिक आर्थिक प्रभाव अत्यंत प्रबल थे, यानी सामाजिक आर्थिक जो सूखा है वो देखने को मिला। भारत में सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानसून को माना जाता है और जिससे अगर देखें जिसमें देश के लगभग 80% वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। इसके बाद अगर देखें तो 1982 में हमको सूखे में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा प्राप्त होने के कारण 47% क्षेत्र सूखे के प्रभाव में आ गए थे। और इस वर्ष की अगर बात करें तो मानसून ने न केवल कम वर्षा प्राप्त हुई मानसून से, बल्कि मानसून समय से पहले वापस भी चला गया था। इसके कारण यह भयानक सूखा हमको देखने को मिला। इसके परिणाम स्वरूप बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के कुछ निचले जो सूखे थे उसमें अत्यधिक प्रभावित हुए और देश में खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई। 1982 के सूखे के बाद 1987 में पुनः सूखे का जो है दंश भारत को झेलना पड़ा और यह सूखा अब तक जो है देश के सबसे बड़े सूखे में से एक माना जाता है, 1987 वाला। इस वर्ष जो है सामान्य वर्षा देखने मिली, अन्य वर्ष की तुलना में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई। 65% जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित रहे भारत के। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून अत्यधिक देर से पहुंचा, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र माना जाता है जहां पर वर्षा कम हुई, इसलिए मानसून देर से पहुंचने के कारण इस प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज़ादी के बाद भारत में कई बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु 1987 के बाद अभी तक कोई बड़ा सूखा नहीं आया। जैसे 2014 की बात करें तो मानसून में एल नीनो का व्यापक प्रभाव अवश्य पड़ा है। भविष्य में भी सूखे की चपेट में आने की संभावना है, उसके लिए भारत को पहले से तैयार होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जो समस्या है उसको झेलना ना पड़े। अब बात करते हैं सूखे के प्रभाव। सूखे के प्रभाव क्या क्या होने चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सूखे के प्रभाव हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या इसमें प्रभाव हो सकते हैं, मतलब नुकसान क्या क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रता की कमी, ठीक है। तो सूखे पड़ने से क्या होता है, मृदा की आर्द्रता में कमी हो जाती है, भूजल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है और इससे पौधों को पर्याप्त जल नहीं मिलता और वे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। जो क्षेत्र है, मतलब सारा क्षेत्र यहाँ बंजर दिखाई देने लगता है, जलाशय सूख जाते हैं, पालतू एवं जो अन्य प्राणी होते हैं उनको भारी क्षति यहाँ झेलना पड़ता है, पेयजल प्राप्त नहीं होता, ठीक है। कृषि उपज में काफ़ी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। मानव एवं पशुओं के लिए भोज्य पदार्थ में भी कमी यहाँ देखने को मिलती है। नदियों व कुएं सूख जाते हैं, पेयजल की कमी देखने को मिलती है। फसलों को सही मात्रा में पानी न मिले तो वो रोगग्रस्त हो जाती है, रोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है फसलों में। जो विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है सूखे के कारण। मत्स्य उत्पादन, उसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में जो रोजगार है उसके में भी कमी देखने को मिलती है। साथ में कुपोषण की समस्या यहाँ बढ़ जाती है। खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। और जब सूखा है तो पानी की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता है उसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है। गरीबी में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है, जीवन स्तर में काफ़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। तो काफ़ी दुखदायी यहाँ पे हम देख सकते हैं सूखे के प्रभाव होते हैं। जो अन्य आपदा है उनके जैसे ही यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। अब सूखे के प्रभाव से बचने के लिए हमको कुछ उपाय करने होते हैं, तो हम देख सकते हैं कुछ उपाय। जैसे भारत की जो वर्षा है, मतलब भारत की जो वर्षा है, कृषि है, वो मानसून पर निर्भर है। तो मानसून में अनियमितता एवं एक प्रकार से अगर देखें तो अनियमितता रहती है, इसलिए सूखे पर भी एक प्रकार से कोई नियंत्रण हम नहीं रख सकते। परंतु हम जो है पहले से सूखे के प्रति सतर्क अगर हो जाएं तो हमको इससे बचा जा सकता है, मतलब इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय रहते हैं, जैसे कि सूखे के क्षेत्रों की पहचान की जाए, यानी सूखा प्रभावित जो क्षेत्र उनकी पहचान की जाए, उनमें
वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया जाए, जलाशय का निर्माण कराया जाए, ताकि जो है सूखे की स्थिति के कारण जो है तालाबों और जो जलाशय उसके कारण सिंचाई की जा सके। अधिक पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें उनको उगाने से मिट्टियों की नमी जल्द सूख जाती है, जिससे सूखे का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसी फसलों को वहाँ चुना जाए क्षेत्रों के अनुसार, ताकि जो है पानी को बचाया जा सके, सूखे की समस्या से निपटा जा सके। दूसरी चीज़ है सूखे से निपटने के लिए बांधों का निर्माण कराया जाना चाहिए। बांध काफ़ी कारगर साबित होते हैं। नदियों पर जो है छोटे छोटे बांध बनाकर उनके पीछे जलाशय का निर्माण भी कराया जा सकता है, और नहरों का निर्माण करके सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। जब एक नदी में पानी कम है तो दूसरी नदी से उसको जोड़ा जाए नहर के माध्यम से, नदी जोड़ो परियोजना के तहत। तो नदी जोड़ो परियोजना यानी कि अंतर्देशीय जो स्थानांतरण है जल का, वो भी यहाँ काफ़ी कारगर सिद्ध होता है सूखे के बचने के उपाय के लिए। बृहद रूप में वृक्षारोपण किया जाए, ताकि पानी की जो अवशोषक शक्ति है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब जो पौधे, एक प्रकार से वनों की कटाई को नियंत्रित किया जाए, और वर्षा का जो पानी है वो व्यर्थ बहने से यहाँ रुक जाता है, भूमिगत जल में वृद्धि होती है, तो सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है। फिर देखते हैं फसलों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे कम पानी लगने वाली जो फसल है उसको लगाया जाए, और जहाँ पे अधिक है वहाँ पे अधिक वाली, यानी कि जैसे जहाँ पानी की कमी है वहाँ धान और गन्ना जैसी फसलों को ना उगाया जाए। वैकल्पिक व्यवसाय, मतलब केवल कृषि पर निर्भर ना करके जो व्यवसाय है वो एक प्रकार से देखें तो अन्य जो जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं पशु चारण पर निर्भर ना होकर अन्य व्यवसाय पर भी जो है निर्भर वहाँ पर रखा जाए, तो सूखे से बचा जा सकता है। सूखे से बचने के उपाय के रूप में चारागाह और दुग्ध उद्योग का विकास किया जाए काफ़ी मात्रा में। इससे क्या होगा, सूखे की स्थिति किसान एवं जो जीविका सुचारू रूप से चला सके, मतलब कृषि क्षेत्र में अगर सूखा है तो सूखे की मार जो है सबसे अधिक किसानों को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आत्महत्या कर ली जाती है, तो उसके लिए फसल बीमा यहाँ कराया जाए किसानों की, ताकि अनुदान राशि मिले तो वो सूखे से निपट सके। सूखे से प्रभावित क्षेत्र में ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि रोजगार मतलब जो है इसके लिए रोजगार उन्मुखी जो योजनाएं हैं वो तैयार की जाए। साथ ही लोगों को जल संग्रहण के उपाय से अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा अलग एक कोष बनाना चाहिए सूखे से बचाव के लिए, पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा, ताकि जो लोग हैं मतलब जो प्रभावित है इससे उनको एक प्रकार से अनुदान प्रदान किया जाए, और ताकि जो सूखे से है वो सूखे का जो दंश है वो झेल सके। ठीक है, अब इसके बाद सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम हम देख सकते हैं, कुछ हमको यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर बात करें तो बहुत सारे हमको यहाँ प्रयास देखने को मिले। जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुछ विशेष समस्याएं देखने को मिली, अतः इन समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता यहाँ महसूस की गई। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी, 5 ईयर प्लान जिसे हम बोलते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ था, एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, जो भूमि है यानी कि मृदा है, जल, जैविक संसाधन आदि प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के द्वारा सूखे की गहनता को कम किया जाए। गरीब जनसंख्या थी उसकी आय में वृद्धि करना इसका मुख्य टारगेट था। सूखाग्रस्त क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना काम था। क्षेत्र के जो विकास है उसके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत सूखे से बचाव तथा सूखे के उपचार के लिए कई कदम यहाँ उठाए गए। तो उन कदमों में से हम देखेंगे यहाँ पे कुछ विशेष, जैसे लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई के साधन की तकनीक का यहाँ प्रयोग किया गया। ठीक है, मृदा और जो मिट्टी है उसमें नमी की सुरक्षा के लिए, नमी संरक्षण के लिए शुष्क कृषि के विकास को प्रोत्साहन दिया। नमी संरक्षण के हेतु एक प्रकार से जो मल्चिंग होती है, आवरण को अपनाना यहाँ पे व्यवस्था की गई। इसके अलावा देख सकते हैं जलाशय से जो गाद है उसका निष्कासन किया गया, और वर्षा जल का जो अधिकतम संरक्षण वहाँ पे किया गया। ठीक है, जल संग्रहण की जो स्थिति है उसको बनाया गया। रोजगार के जो वैकल्पिक साधन हैं उनका यहाँ पे व्यवस्था की गई, यानी कि जो पशुपालन है, कुटीर उद्योग, उनका विकास किया गया। वनों का विस्तार के लिए टारगेट रखा गया एक प्रकार से। पारिस्थितिकी के अनुरूप जो है कृषि प्रणाली एवं फसल का जो प्रतिरूप है उसका विकास किया गया, मतलब जो शुष्क क्षेत्र है उसके अनुसार अगर देखें तो कुछ आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क है, विद्युत है, खाद्य पदार्थ है, इन सभी की व्यवस्था यहाँ पे की गई। पेयजल की सुविधा का विस्तार किया गया। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कुछ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, इसके माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया। तो कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र के संबंध में 5वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ जो है विकास कार्य यहाँ पे किए गए, कुछ प्रयास मतलब जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए वो हमने देखे यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से यहाँ हमने देखे हैं सूखा से संबंधित। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है हमारी आपदा मरुस्थलीकरण, पर उसके पहले हम देख लेते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। मरुस्थलीकरण हम और कुछ मानवकृत आपदा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। यहाँ सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे
तो हमने हिमस्खलन तक यहाँ पे देख लिया था। अभी हमने देखा है चक्रवात के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं, जैसे कि चक्रवात किस किस आकृति का होता है, चक्रवात के प्रकार, शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है उसके बारे में देखें, और अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नाम से जाना जाता है चक्रवात को। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव देखें, कुछ विशिष्ट प्रभाव के अंतर्गत वही प्रभाव और कुछ नाम देखें हमने। चक्रवात आपदा से बचने के उपाय देखें, महत्वपूर्ण चक्रवातों के बारे में देखें जो अलग अलग डेट पे देखने को मिले। बाढ़ जो आपदा है, फ्लड, बाढ़ क्षेत्र देखे हैं भारत के अंतर्गत, ठीक है। 3 क्षेत्रों में उसको बांटा गया है। बाढ़ के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक देखें, बाढ़ के लिए हम देख सकते हैं यहाँ देखें भारत में बाढ़ का प्रभाव, उससे बचने के कुछ उपाय देखे हैं। उसके बाद हमने सूखा देखे हैं, सूखा के अंतर्गत हमने देखे हैं अलग अलग प्रकार के सूखा यहाँ वर्गीकृत किए गए हैं। भारत में सूखा देखे हैं, सूखे के कुछ प्रभाव देखे हैं, सूखे से बचने के उपाय, और कुछ सरकारी कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम थे वो हमने देखे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है ये हो जाता है। अब नेक्स्ट में हम मरुस्थलीकरण पढ़ेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी है, कुछ सुझाव आपको देना तो कमेंट करिए, ठीक है, और शेयर जरूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।